डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हम किससे शुरू करेंगे बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम शुरुआत करेंगे। देखो बेटा, हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, जैसे हमने जो पूरी चीज़ बताई आपको फर्टिलाइजेशन कंप्लीट बता दी है। और बेटा हमारे पास में जो चीज़ लिखी हुई है एनसीईआरटी बुक के अंदर, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन व्हाट विल हैपन। सेम यही क्वेश्चन बोर्ड में आता है हमारे पास, और इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अपना ध्यान देना। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हमारे पास क्या हो जाती है बेटा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाएगी बेटा? हमारे पास में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के अंदर आप देखना यही स्टेटमेंट लिखी हुई है। जैसे हमारे पास एक, हालांकि वहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद सब चीज़ें बाद में दी हुई है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में क्या लिखा हुआ है? एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन व्हाट विल हैपन। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होगी? आपको सबको पता है, ये ह्यूमन फीमेल के अंदर प्यूबर्टी एज में शुरू होती है। कब होगी बेटा? प्यूबर्टी एज के अंदर शुरू होती है। ओके, प्यूबर्टी मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल से 10 से 12 साल की उम्र में जो शुरू होती है, और एंड कब हो जाती है? एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर। डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि 45-50 ईयर। आजकल का खाना पीना इस तरह से आ गया तो 40-42 इस एज में भी खत्म हो जाती है, और ये जल्दी भी शुरू हो जाती है। तो ये हम एवरेज बात करेंगे कि इस टाइम पे तो क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। और इसे बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब एक फीमेल में शुरुआत होती है बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी बोल रहे हैं, इसे क्या नाम दिया जाता है? मेनार्क कहा जाता है, मेनार्की भी कह देते हैं। क्या कहा जाता है? मेनार्की। जिस टाइम फीमेल के अंदर रुक जाती है, स्टॉपेज हो जाती है बेटा, क्या हो जाएगी? स्टॉपेज हो जाएगी, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मेनोपॉज। आपसे मोस्टली बोर्ड पॉइंट व्यू से यही पूछा जाता है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, व्हाट इज मेनार्क या व्हाट इज मेनोपॉज पूछा जाता है। तो हमने क्या कहा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैं आपको डिफाइन करूंगी किस तरह से। तो एक्चुअल में शुरुआत कब होती है इसकी? प्यूबर्टी एज पर होगी, 10 से 12 साल की उम्र में होगी। जब बिगिनिंग हुई है इसकी पहली बार, जिसे मेनार्क कहेंगे, और जो खत्म होती है उसे हम क्या कहेंगे? मेनोपॉज कहेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर मंथ में होने वाली, इट इज डाइड फ्रॉम अ वर्ड मेंसन। मेंसन का मतलब क्या होता है? मंथ, महीने में होने वाली एक साइकिल होती है। अगर हम बात साइकिल की फॉर्म, जहां से शुरुआत हुई वहीं पे दोबारा से खत्म हो जाना, तो अगर हम बात करेंगे बेटा ये क्या होते हैं? दीज आर द साइक्लिक चेंजेस। ध्यान देंगे बेटा किस तरह से डिफाइन करेंगे? साइक्लिक चेंजेस अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कह सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेनली कौन कौन से फीमेल में? प्राइमेट्स के अंदर। प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है? हु यूज देयर पाम, जो अपनी हथेली का यूज करते हैं उन्हें हम प्राइमेट्स कहेंगे। तो ह्यूमन बींग्स इसके अंदर आता है। ठीक है बेटा, मंकी आते हैं, चिंपैंजी आते हैं, एप्स वगैरह आते हैं। इन सब के अंदर ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। हर एक मैमल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नहीं होगी। वहां पर जो साइकिल होती है उस साइकिल को एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। क्या कहा? इसको भी याद रख लेना बेटा, पूछ लेते हैं। एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल क्या होती है बेटा? ये नॉन प्राइमेट, जो दूसरे मैमल्स हो जाते हैं, जो अपने हथेली का यूज नहीं करते हैं, नॉन प्राइमेट, जैसे टाइगर हो जाता है, ठीक है, लॉयन हो जाता है, अगर हम बात करेंगे काऊ है, डॉग है, बफेलो है, इन सब के अंदर जो ये साइकिल होती है, ठीक है, कैट है, इन सब के अंदर जो साइकिल होती है सब क्या नाम देंगे? एस्ट्रस साइकिल कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्ट्रस साइकिल कहेंगे। यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल से बिल्कुल अलग है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर महीने में रिपीट होने वाली साइकिल, एक महीने के अंदर चलती है। ठीक है, इसके 3 फेज होंगे। कौन कौन से फेज होंगे हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एस्ट्रस साइकिल ऐसी नहीं है। एस्ट्रस साइकिल साल में हर एक के सीजन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, साल में एक बार हो रही है। तो
ऐसी साइकिल को हम क्या कहेंगे, ऑयस्ट्रस साइकिल कहेंगे। आपने भी अगर कभी ध्यान दिया, आपके गाय भैंस रखते हो तो एक टाइम जैसे कि जब उसकी ऑयस्ट्रस साइकिल शुरू होती है तो उसी टाइम पे उसको मेल पार्टनर चाहिए होता है, उसको फ्यूज मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाया जाता है, जो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या डाला जाता है, स्पर्म इजैकुलेट किया जाता है, उसी टाइम पे वो फर्टाइल हो सकती है। बट अगर हम बात करेंगे, हम प्राइमेट्स के अंदर बात करेंगे तो हम हर मंथ के अंदर हमारे कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है कि हम इसी सीजन में फर्टाइल कर सकते हैं, हम पूरे ईयर के अंदर फर्टाइल कर सकते हैं, एवरी मंथ के अंदर हमारे अंदर पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि हमारे अंदर कौन सी साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। तो इसको भी दिमाग में रख लेना, ऑयस्टर साइकिल भी नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है और मोस्टली मतलब साल में एक बार ही होती है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, ऑयस्टर साइकिल। और हम बात कर रहे थे ह्यूमन बीइंग में पढ़ रहे थे, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है बेटा, क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है। ओके, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्यूबर्टी पीरियड में शुरू होगी, मेनार्क कहा जाता है, और खत्म जो होगी हम क्या कहेंगे, मेनोपॉज कहेंगे। और दीज आर द रिपीटेटिव साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस दोबारा हर महीने में दोबारा से वही शुरुआत हो जाती है। और इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम एक बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसका एवरेज पीरियड अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, 28 डेज की होती है बेटा। 28 डेज बाद वही चीजें दोबारा से रिपीट होनी शुरू हो जाती है। मोस्टली जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बहुत क्या समझ लेते हैं, ब्लीडिंग कर, कि जो ब्लीडिंग हुई वही नहीं, 3 फेज के अंदर पूरी होगी बेटा। इसका ब्लीडिंग पहला फेज होता है, क्या होगा, पहला फेज होगा। जो एक सक्सेसफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 28 डेज की है, बट ये डिपेंड करता है फीमेल बॉडी के ऊपर, खाने के ऊपर, हम किस तरह का खाना खाते हैं। तो 30 डेज की भी हो सकती है, 31 डेज की, किसी में 25 डेज की भी, हार्मोनल इन सब का। लेकिन हम एवरेज जो एक पर्टिकुलर बात करते हैं वो कितने डेज की होती है, 28 डेज। हर महीने में रिपीट होने वाली साइकिल है, इसीलिए इसका साइकिल क्या पड़ गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पड़ गया। ओके बेटा, तो ये 3 फेज में पूरी होती है। कितने फेज के अंदर पूरी होगी, 3 फेज। जो पहला फेज होता है वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज होगा बेटा, क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन फेज होगा। और इस मेंस्ट्रुएशन फेज को क्या भी कहा जाता है, ब्लीडिंग भी कहा जाता है, ब्लीडिंग फेज कहना। ओके बेटा, जो सेकंड फेज होता है वो होता है प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी स्टेज में ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे, तो इसे फॉलिक्यूलर फेज भी कहा जाता है। प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है जमा होना, तो किसी में एंडोमेट्रियम वॉल बननी शुरू होती है, जमती मतलब कि डिवाइड होकर क्या होगी, छोटी पतली होती है, फिर जलती होनी शुरू होती है, इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहा गया है। थर्ड फेज अगर हम बात करेंगे तो ल्यूटल फेज कहेंगे, जिसमें कॉर्पस ल्यूटम बनेगा, या इस फेज को सिक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस फेज को सिक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। ओके बेटा, तो ये 3 फेज में पूरी होती है। कितने फेज में पूरी होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 3 फेज में पूरी होती है। मेंस्ट्रुएशन जिसे हम क्या नाम देंगे, ब्लीडिंग, इस टाइम पे ब्लीडिंग होती है, इस टाइम पे अनफर्टिलाइज्ड ओव के एग, अगर हमारा क्या हुआ अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम था, ठीक है, वो प्लस में क्या होगा, ब्लीडिंग आती है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल थिक होती है वो फटनी शुरू हो जाती है और एक टिश्यू की फॉर्म में बाहर आती है, जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं, ये वाली होगी। इसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे, इस वाले फेज में हार्मोन अपने पीक पर होते हैं और इसी टाइम पे ओवर रिलीज होगा, क्या होगा, ओवर रिलीज होगा। देन ल्यूटल फेज, अगर ये बताइए हम 1 बाय 1 सारी चीजें, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम की फॉर्मेशन होती है। ओके बेटा, तो 1 बाय 1 हम आप रिपीट करेंगे। तो मैंने एक साइकिल का फ्लो चार्ट बना दिया है छोटा सा, मैंने यहाँ पे 21, 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, थोड़ा सा पे गैप कम कर लेते हैं हम, 1, 2 और इस तरह से 3 कर लिया हमने। तो 28 डेज की एक सक्सेसिव साइकिल हो गई है, ठीक है, जो मोस्टली
वेरी करेगा, डिपेंड पर्सन टू पर्सन, लेकिन एवरेज क्या होती है 28 डेज के अंदर होने वाली रिपीट साइकिल है। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी मेंस्ट्रुएशन कि जो महीने में हमें आभास दिलाती है कि भाई हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोबारा से शुरू हो गई है। तो मेंसम वर्ड से महीने से लिया गया है, मेंसम मंथ। आप अपने नॉर्मली जो फीमेल होती है जब पीरियड आते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो भाई पीरियड आना, पीरियड आने के लिए आप क्या कहते हो उस टाइम क्या आती है, ब्लीडिंग आती है। क्या फेज होगा बेटा, ब्लीडिंग आती है। ये नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं भाई महीना हो गया, महीना शुरू हो गया, या मतलब मोस्टली यही कहते हैं फिर पीरियड आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूँ लास्ट 3 to 5 डेज तक चलती है। कितने डेज तक चलेगी बेटा, 3 to 5 डेज तक चलती है। अगर मैंने आपको बात की भाई अगर 1 तारीख से शुरू हुई है ये मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग पीरियड, तो 1 तारीख से मोस्टली एवरेज अगर मैं बात करूं तो 5 दिन तक चलता है ये मेंस्ट्रुएशन फेज। कितने दिन तक चलता है, 5 डेज तक। इस टाइम पे ब्लीडिंग होती है, 3rd तक मैक्सिमम ब्लीडिंग होती है, 4 और 5 में कम होनी शुरू हो जाती है, और 5th आते आते बिल्कुल कम हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है इन दिस फेज, क्या क्या चीजें होंगी ध्यान देना बेटा। अनफर्टिलाइज्ड ओवम, कि भाई फर्टिलाइज नहीं हुआ था ओवम। एंडोमेट्रियम वॉल जो थिक थी वो ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाएगी, और जो ब्लड वेसल्स वहां पे थी वो क्या होती है बेटा, फट जाती है। क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाती है। बर्स्ट ऑफ द ब्लड वेसल जो एंडोमेट्रियम को थिक करने में हेल्प करवा रही थी, तभी तो हमें क्या आती है, ब्लीडिंग आती है, क्योंकि वहां पे जो ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियम की वाल बाहर आएगी, अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी, हमारे वजाइनल पोर्शन से आउटसाइड द बॉडी, फ्रॉम वजाइना, वहां से क्या आती है, ये सारी चीजें बाहर आती है, जिसमें ब्लीडिंग होती है। ये फेज क्या कहलाया जाएगा, मेंस्ट्रुएशन फेज कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, मेंस्ट्रुएशन फेज। और दिस मेंस्ट्रुएशन फेज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन, क्यों हुआ है यहाँ पे, और वो 2 ही हार्मोन होंगे, LH हार्मोन एंड FSH हार्मोन होगा। याद है ना सारे बच्चों को, LH एंड FSH which is secreted by the pituitary gland। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में LH हार्मोन की सिक्रीशन खत्म हो जाती है, लो, बिल्कुल क्या हो जाएगा वो LH हार्मोन बिल्कुल सिक्रीशन क्या हो जाएगी, खत्म। तो खत्म होते ही बिकम लॉस्ट, मतलब क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाती है। इस कंडीशन में बिल्कुल LH हार्मोन की सिक्रीशन खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो जहाँ पे कॉर्पस, अभी आपको 1 मिनट के लिए नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले मैं जब 2 फेज बताऊंगी, जब आपको अपने आप लास्ट में फेज दोबारा से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर जो कॉर्पस ल्यूटेम होता है, क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटेम होता है। LH हार्मोन ही नहीं रहेगा तो LH हार्मोन कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन करता है, और कॉर्पस ल्यूटेम ही नहीं रहेगा तो नो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन नहीं रहेगा, और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम जो वॉल थी, एंडोमेट्रियम वॉल की जो मेंटेनेंस होती है वो भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, और वो फटनी शुरू हो जाती है। इसके साथ में ब्लड वेसल्स भी, और अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर आ जाता है। इसे हम क्या नाम देंगे, मेंस्ट्रुएशन फेज कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन फेज। जो स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, अगर फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन फेज आएगा नहीं, यहीं से साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो इट इज द सिंबल या सिम्टम ऑफ द प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी का पहला किस तरह से निकालती है लेडीज, कि अगर उसकी डेट अभी 1 तारीख को आनी होती है, नहीं आई, 7 डेज हो गए, उसके बावजूद भी उसकी पीरियड्स नहीं आए, तो उसको अगर वो फर्टिलाइज्ड हुई है अपने मतलब पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ एट दैट टाइम, तो क्या होता है कि उनको पॉसिबिलिटी है अभी प्रेग्नेंट या नहीं है, जो भी रीजन है, ठीक है। अगर जो अनमैरिड लड़कियां इन्होंने कभी कुछ भी नहीं है, तो इस कंडीशन में काफ़ी बार उन लड़कियों के भी पीरियड्स लेट हो जाते हैं, तो वो उनके खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम जैसे कि जो स्टूडेंट्स होती हैं वो थोड़ी स्ट्रेस ले लेती हैं, टेंशन ले लेती है, उसके कारण भी क्या होता है, हार्मोन थोड़ा सा लेट इस तरह से करना शुरू कर देता है। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो अनमैरिड, जो मोस्टली जो इस तरह की लड़कियां होती है, स्ट्रेस के कारण या खाने पीने के कारण उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन पीरियड लेट भी हो जाता है। अनलेस जो मैरिड है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उनका पार्टनर के साथ में, इफ अगर स्टॉप हो जाता है तो क्या कहेंगे भाई, प्रेगनेंसी को डिनोट करेगा। अभी मेरी बात थोड़ा सा समझना। अब आपको आखिरी में आते आते मैं 2 फेज बताऊंगी, तो आपको अब लास्ट में दोबारा से बताऊंगी, बट शुरुआत हम इसी फेज से करते हैं। तो सबसे पहला फेज हमने क्या कहा, मेंस्ट्रुएशन फेज का बेटा, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्लीडिंग फेज। इसको हर महीने में रिपीट, सबसे पहला फेज यही होगा। इसमें ब्लीडिंग आती है, 3 से 5 दिन तक चलता है। 1 तारीख हुआ तो 3 या 5, नॉर्मल 5 डेज तक हम बात करते हैं। अनफर्टिलाइज्ड ओवम था, एंडोमेट्रियम की ब्रेकिंग डाउन एंड बर्स्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स,
बॉडी से बाहर की तरफ आते हैं और आफ्टर दैट टाइम जिसमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और इसके अंदर मेनली किस हार्मोन का रोल होगा, LH, बिकॉज एट दिस टाइम LH हार्मोन सिक्रीशन बंद हो जाती है। LH हार्मोन सिक्रीशन बंद होते ही कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन नहीं रह पाता, और कॉर्पस ल्यूटेम नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रिलीजिंग बंद हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन रिलीजिंग बंद होते ही कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन नहीं रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन की रिलीजिंग बंद होते ही एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये फेज हमने क्या कहा, मेंस्ट्रुएशन फेज कहा है। क्या कहा है हमने इस फेज को, मेंस्ट्रुएशन फेज का। क्लियर है सारे बच्चों को? अब अगर मैं बात करूं सेकंड फेज जो हम बात करते हैं, कौन सा फेज बताया था मैंने, प्रोलिफरेटिव फेज बताया था मैंने बेटा। कौन सा फेज बताया था मैंने, प्रोलिफरेटिव, या इस फेज को हमने क्या नाम भी दिया था, फॉलिक्यूलर फेज भी कहा था। ये अगर हम बात करेंगे तो 14 डेज तक चलता है। किसके ऊपर चलेगा बेटा, मैक्सिमम 14 डेज तक होता है। तो अब ये नहीं कि यहाँ से नहीं, 5 दिन तो ये हो चुकी है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5 दिन तो मेंस्ट्रुएशन फेज में जा चुके हैं। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे, मेरे तो 5 से लेकर तो 19 बन जाता है हमारे पास में। ओके बेटा, तो ये अगर हम बात करेंगे जो ये वाला 14 डेज का पीरियड होगा, ये पीरियड क्या कहलाया जाता है, प्रोलिफरेटिव पीरियड कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, प्रोलिफरेटिव पीरियड कहलाया जाता है। आगे मेरी बात समझ में? तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, बिकॉज इसी के अंदर ओवा रिलीज होता है। इसी के अंदर क्या होगा, ओवा। इस फेज में मिड मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड में 28 डेज के थे, 14 डेज के ऊपर ही क्या रिलीज होगा, ओवा, ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ध्यान देना बेटा। अब इसके अंदर प्रोलिफरेटिव फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म हो जाता है, प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो जाता है, 14 डेज तक चलता है ये। इस फेज के अंदर मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, FSH हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और FSH हार्मोन फॉलिकल्स बनाना शुरू करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स बनाना शुरू कर देता है। क्या करेगा बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स बनाने शुरू करेंगे। इन दिस ग्राफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया। कौन सा हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया है। ओके, दिस एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ओवा को बनाने में हेल्प करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम वॉल बनाने में हेल्प करेगा। एंडोमेट्रियम वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा, एंडोमेट्रियम। जो यहाँ पे सेल थी, यहाँ पे जो सेल थी, उन सेल के अंदर डिवाइड करना शुरू करेगा, और उस एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस को क्या करेगा, इंक्रीज करना। हालांकि पहले से ही प्रेजेंट होती है एंडोमेट्रियम, या एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, कंटिन्यू डिवाइड करेगा और उसकी थिकनेस को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ये जरूरी होता है, बिकॉज अगर ओवर रिलीज होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, तो उसको एक मजबूत बॉडी चाहिएगी, ठीक है, इम्प्लांट होने के लिए चाहिएगी। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम वॉल को बनाने का काम, ध्यान देना, इसकी थिकनेस को बढ़ाने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा। क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा। जैसे ही FSH हार्मोन रिलीज हुआ, FSH ने तो अपना ये वाला काम कर दिया, इसी टाइम पर LH हार्मोन भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कौन सा हार्मोन भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, LH हार्मोन भी। एट दिस टाइम पीक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, सॉरी किसके अंदर, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में, मतलब 1 तारीख से अगर शुरू हुई थी तो 14th डेज पर ध्यान देना, ऑन द 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये वर्ड याद रखना, 14 डेज के ऊपर LH एंड FSH अपने पीक पर होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर होते हैं, एंड दिस इज नॉन एज LH सर्च। क्या कहा जाता है, इसे LH सर्च कहा जाता है। और ये क्या काम करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है। आपको याद है ना, तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना था इस तरह से बेटा, ध्यान देना, इस तरह से क्या बना था, ग्राफियन मॉल, ये यहाँ पे सेकेंडरी, आपको याद है ओम बन गया था, सेकेंडरी oocyte बन गई थी यहाँ पे, ये जो ना पेलिसुडर लेयर थी, ये ग्रैनुलोसा लेयर थी, इस तरह से ये ग्राफियन, तो ये रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ से ओवा बाहर निकल जाएगा। जब ओवा बाहर निकलता है उसे ओव्यूलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होगा, रिलीजिंग ऑफ ओवम,
फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, या ओवरी से निकलना शुरू हो गया, ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर हो गया, तो ये पीरियड क्या कहलाया जाएगा? ओव्यूलेशन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? ओव्यूलेशन कहलाया जाएगा। और इस टाइम जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है LH एंड FSH, और LH एंड FSH बिल्कुल पीक पे होते हैं इस टाइम पर, और इसे LH सर्च नाम दिया गया। ओव्यूलेशन होगा तो क्वेश्चन आता है ओव्यूलेशन कौन से फेज में होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, या फॉलिकुलर फेज। और कौन से दिन पर होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू हुई थी उसके 14th डेज पे। जरूर है किसी के अंदर 28 से तो नेक्स्ट 29 से शुरू होगी तो उसका 14 डेज काउंट करना है। उस तरह से घटते हैं, क्यों 28 है, महीने में 30-31 दिन होता है, तो घटते इस तरह चले। तो जिस टाइम पहले दिन पीरियड आया है, ब्लीडिंग हुई है, उसके 14वें दिन पर क्या रिलीज होता है? ओवा रिलीज होगा, ओव्यूलेशन रिलीज होगा। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा? तो ये हमने क्या कहा? प्रोलिफरेटिव, थिकनेस इंक्रीज होना। इंक्रीज क्या? एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। एस्ट्रोजन ने क्या किया? एंडोमेट्रियम वॉल को बनाना शुरू किया। ब्लड वेसल्स का नंबर इंक्रीज होता है, ताकि क्योंकि इस टाइम पे ओवा रिलीज होगा, अगर स्पर्म यहाँ पे मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ताकि आगे की प्रोसेस जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन, मतलब क्या रह सके बेटा। जो अगर हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन अच्छे से उसकी सारी चीजों के लिए। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? तो ये फेज हमने क्या कहा? प्रोलिफरेटिव फेज का। तो इसमें दोनों हार्मोन्स आ गए, FSH भी आ गया और LH भी। पहले FSH रिलीज हुआ है जिसने फॉलिकल्स बनाने शुरू किए, और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं तो उन ग्राफियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना शुरू करेगा, और एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम वॉल को थिक करना शुरू करेगा, ब्लड वेसल्स का नंबर बढ़ाना शुरू करता है, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी आराम से रह सके वहां पे। और उसके साथ साथ फिर LH हार्मोन भी रिलीज हो जाएगा, और बिल्कुल मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे LH एंड FSH अपने पीक पर होते हैं, और वहां पे अगर हम बात करेंगे जैसे LH सर्च नाम दिया गया, और तब क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। तब क्या होगा? ओव्यूलेशन होता है। क्लियर है? जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया तो अब एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा? तो अब यही रप्चर हो गया तो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन बंद हो जाएगी। एस्ट्रोजन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ओके, और फॉलिकल्स यहाँ पे बंद हो चुके हैं। अब ओनली LH रह जाएगा हार्मोन। कौन सा हार्मोन रह जाएगा? LH हार्मोन रह जाएगा। और तीसरा फेज शुरू हो जाएगा, और इस तीसरे फेज को हमने क्या नाम दिया है? ल्यूटल फेज। क्या नाम दिया है? ल्यूटल फेज, या इसको हम क्या नाम देते हैं? सिक्रेटरी फेज कहेंगे। क्या कहेंगे? सिक्रेटरी फेज कहेंगे। जो LH हार्मोन था, जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स हो गए हैं, और हम तो बाहर निकल गया, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? कॉर्पस ल्यूटम के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? कॉर्पस ल्यूटम। तो कैसे कलर की बॉडी होगी? येलो कलर की बॉडी होती है। क्या होगी? येलो कलर की बॉडी। और इस पे अब कौन एक्ट करेगा? मतलब LH यहाँ पे है, और कॉर्पस ल्यूटम से कौन सा हार्मोन रिलीज करवा देगा? प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवा देगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करवा देगा? प्रोगेस्टेरोन। एंड दिस प्रोगेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन, जो एस्ट्रोजन ने थिकनेस कर दी है, जो एंडोमेट्रियम को थिक कर दिया है, उसको मेंटेन करता है। मेंटेन द एंडोमेट्रियम वॉल। एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करेगा, क्योंकि अब इमेजिन करो यहाँ पे 14 डेज पे फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर है, कॉर्पस ल्यूटम बन जाएगा, इतना आ चुका है। अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि लास्ट में अगर ये नहीं रहेगा, प्रोगेस्टेरोन नहीं रहेगा, ठीक है, तो LH नहीं रहेगा, तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटम फिर खत्म होना शुरू हो जाएगा, फिर यही फेज शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रेगनेंसी हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो यहाँ कॉर्पस ल्यूटम तक ही बनेगा, आगे का फेज बंद हो जाता है। आगे का फेज नहीं रहेगा, तो फिर ये साइकिल दोबारा से नहीं चलेगी 9 महीने के लिए। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या कहा? ल्यूटल फेज। और ये ल्यूटल फेज कब तक चलती है? जो बचे हुए दिन है, कितने दिन बच गए? 9 डेज, मतलब 8 या 9, किसी में अगर वो 17 डेज की होती है, तो जो रिमेनिंग डेज हो गए हैं, इनके अंदर कौन सा फेज रहेगा? ल्यूटल फेज रहेगा बेटा। कौन सा फेज रहेगा? ल्यूटल फेज। अब जैसे जैसे अगर यहाँ भाई इतने, क्योंकि 16 डेज तक अगर स्पर्म की 24 घंटे तक क्या होती है? सर्वाइवबिलिटी होती है। तो यहाँ पर इसको स्पर्म मिल जाएगा, फ्यूजन होगा, इस तरह आगे आता रहेगा, और इम्प्लांट हो जाएगा, तो ये 20-21 डेज तक हो जाएगा, 7 डेज। अब अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई है, तो धीरे धीरे LH हार्मोन की सिक्रीशन, LH हार्मोन कम होना शुरू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। LH हार्मोन ही नहीं रहेगा तो कॉर्पस ल्यूटम मेंटेन नहीं रहेगा, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकम कहा है। क्या
जैसे कॉर्पस एल्बिकस, जैसे मैंने आउरी के अंदर बताया था व्हाइट बॉडी। अब कॉर्पस ल्यूटम भी नहीं रहेगा तो प्रोगेस्ट्रॉन नहीं रहेगा, प्रोगेस्ट्रॉन नहीं रहेगा तो जो एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन हो रही थी वो मेंटेन नहीं रहेगी और फटनी शुरू हो जाएगी। और कौन सा फेज दोबारा से शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन फेज दोबारा से शुरू हो जाएगा। पता लग गया, आप समझ में आ गई मेंस्ट्रुएशन फेज का मतलब क्या है? क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमारे पास हमने क्या करवा दिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल करवा दी है। क्या करवा दिया बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल करवा दी है। अब दोबारा से ध्यान देंगे बेटा, दोबारा से ध्यान देंगे तो हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कितनी फेज में कंप्लीट करवाया है, 3 फेज के अंदर। कितने फेज के अंदर कंप्लीट करवाया बेटा इसे, 3 फेज के अंदर कंप्लीट करवाया। पहला फेज क्या था, मेंस्ट्रुएशन फेज था। दूसरा पता लग गया ना कौन सा फेज है, ब्लीडिंग फेज है। दूसरा फेज कौन सा होगा, प्रोलिफरेटिव फेज होगा। या इसे हम क्या भी नाम देते हैं बेटा, प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज। ओव्यूलेशन मत कहना पूरे फेज की, ओव्यूलेशन तो एक ही बार हो रहा है, बाकी पूरा क्या कहलाया जाएगा, फॉलिक्यूलर फेज। एंड थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो क्या कहलाया जाएगा, ल्यूटल फेज। क्या कहलाया जाएगा, ल्यूटल फेज, या इसे हम क्या भी कहते हैं, सिक्रेटरी फेज। ठीक है, इसके अंदर मैस्टरबेशन फेज के अंदर क्या होगी बेटा, ब्लीडिंग होगी, जिसके अंदर क्या क्या चीजें बाहर आएंगी याद रखना बेटा। अनफर्टिलाइज्ड एग मर चुका होगा क्योंकि उसकी लायबिलिटी ओनली 24 घंटे, अगर इसको 24 घंटे के अंदर स्पर्म मिल जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा, अनलेस नहीं। ये क्या है, अनफर्टिलाइज्ड, अब लायबिलिटी उसकी खत्म हो चुकी है। एंडोमेट्रियम वॉल, इसीलिए तो ब्लीडिंग में खाली ब्लीडिंग नहीं आती, थिकनेस जो आती है एंडोमेट्रियम वॉल टिश्यू आता है ये, और ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है। ठीक है, किसका रोल होगा, एलएच, क्योंकि एलएच का हार्मोन का पे क्या हो जाती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। और एलएच हार्मोन स्टॉप हो जाएगी तो कॉर्पस ल्यूटम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या भी नहीं रहेगा, प्रोगेस्टेरॉन भी नहीं रहेगा, प्रोगेस्टेरॉन भी नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन नहीं हो पाती और किसकी फॉर्म में आ जाती है, ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर की तरफ आ जाएगी। क्लियर है? और मैक्सिमम कितने दिन जाती है, 3 to 5 डेज जाती है। फिर क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक हो जाती है फीमेल, इसके अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं आती है। एट दिस टाइम पे एफएसएच हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा, फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और लास्ट में जो बड़ा फॉलिकल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स कहेंगे। और एफएसएच हार्मोन कौन सा हार्मोन रिलीज करवा देगी, यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवा देती है। एंड दिस एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द, मतलब फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, थिकनेस को डिवाइड करना शुरू करेगी, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेगी, थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो एक चीज नोट करना बेटा, एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए तो एस्ट्रोजन हार्मोन का रोल है, बट मेंटेनेंस करने के लिए प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन का रोल होगा। ओके, क्वेश्चन इसको ध्यान देखना, अगर बनाना है तो एस्ट्रोजन मेंटेन करना है तो प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन का, एस्ट्रोजन हार्मोन हुआ, एंडोमेट्रियम क्या हो बेटा, यहाँ पे हमारे पास में क्या होगी, एंडोमेट्रियम हमारे पास में बननी शुरू हो जाएगी। और बनने के बाद अगर हम बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम वॉल हमारी बन चुकी है। उसके बाद हमने क्या कहा, इस टाइम पे एलएच हार्मोन भी रिलीज हो जाएगा, एलएच भी ज्यादा होता है, एफएसएच भी ज्यादा होता है, इसे एलएच सर्ज कहा जाता है। ये मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, और इसी टाइम पे क्या रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा, ओवा रिलीज होगा, क्या होगा, ओवा रिलीज होगा। क्लियर है सारे बच्चों को बेटा? अब अगर हम बात करेंगे इस ल्यूटल फेज के अंदर क्या होगा, ओवा रिलीज हो चुका होगा, अब यहाँ पे धीरे धीरे एफएसएच कम हो जाएगा, तो क्योंकि ये रप्चर ही हो चुके हैं, तब ग्राफियन फॉलिकल से जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स था, एलएच हार्मोन था, तो ये क्या बनाना शुरू करेगा, कॉर्पस ल्यूटम बनाना शुरू करेगा। और इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एलएच, इसके अंदर ओनली एलएच हार्मोन का रोल, इसके अंदर एलएच एंड एफएसएच दोनों का रोल, और इसमें एलएच कोई हार्मोन ही नहीं, एलएच खत्म होना शुरू हो गया है। और कॉर्पस ल्यूटम कौन सा हार्मोन रिलीज करवा देगा, प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करवा देगा। ये 8 to 9 डेज चलती है, जो बचे हुए दिन बच गए उसके अंदर चलेगी, प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन ही नहीं रहेगा, सॉरी प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करवा देगा, जो किसको करेगा बेटा, मेंटेन द एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करेगा। अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर प्रेगनेंसी होती ही नहीं है तो धीरे धीरे एलएच खत्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटम से व्हाइट बॉडी बननी शुरू हो जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कॉर्पस एल्बिकन्स।
यही नहीं रहेगी, प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें दोबारा से नहीं हो रही है, ना एंडोमेट्रियम मेंटेन हो पा रही, फटने शुरू हो जाएगी, ब्लड वेसल्स में अनफर्टिलाइज्ड एग भी बाहर आ जाएगा और दोबारा से क्या होगी, मेंस्ट्रुएशन फेज दोबारा से शुरू होता रहेगा। इसीलिए हर महीने में रिपीट होने वाली साइकिल है जिसमें ब्लीडिंग पहला फेज आता है, प्रोलिफरेटिव सेकंड फेज आता है और ल्यूटरल थर्ड फेज आता है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, उसको ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओवुलेशन कौन से दिन पर होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 14th डेज ऑफ द, याद रखना बेटा इस वाली साइकिल का 14 नहीं है, प्रोलिफरेटिव फेज का 14 नहीं है, जिस टाइम से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है उसके 14वें दिन पे ओवुलेशन होता है। एलएच सर्च कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, एलएच सर्च। इस टाइम पे हार्मोन अपने पीक पर होते हैं और ये किसको रप्चर कर देंगे, ग्राफिन फॉलिकल्स को रप्चर कर देते हैं और वह बाहर आ चुका होगा। क्लियर है बेटा, जब फीमेल में शुरुआत होती है तो उसे मेनार, बहुत बच्चे कहते हैं खत्म हो गए, खत्म होने का मतलब मेंस्ट्रुएशन तो चलती रहेगी, क्या रहेगी बेटा, चलती रहेगी। तो बिगिनिंग को हमने क्या नाम दिया था, जब शुरुआत होती है क्या होगी बेटा, जब शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फीमेल के अंदर, फीमेल में जब बिगिनिंग होती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो हमने क्या नाम दिया था, मेनार्की या मेनार्क कह देते हैं। और जो स्टॉपेज हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, स्टॉपेज हो जाती है, तो इसे हमने क्या नाम दिया था, मेनोपॉज कहा था। क्या कहा था, मेनोपॉज, क्योंकि हर एक महीने में एक ही अंडा निकल रहा है, तो यही पीरियड बिटवीन द मेनार्की एंड द मेनोपॉज, ये पीरियड फीमेल में क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, यही पीरियड रिप्रोडक्टिव फेज, बिकॉज इसी पीरियड में एक फीमेल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखती है। जैसे ही मेनोपॉज खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि मेनोपॉज के जो रीजन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड, मैंने कहा ना अपनी लाइफ साइकिल में फॉर 82 के अराउंड 480 के अराउंड ओवा रिलीज करती है, क्योंकि डिजनरेशन काफी होती है इसके अंदर, तो जो ओवा ही खत्म हो जाएंगे फिर यहाँ पे कोई रोल ही नहीं रहेगा और धीरे धीरे उस टाइम पे हार्मोन भी इम्बैलेंस होने खत्म से, मतलब इस तरह सिक्रीशन कम होनी शुरू हो जाएगी, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनके अंदर रुक जाती है। नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, नो ओवा और नो फर्टिलाइजेशन। तो काफ़ी होती है, कोई कहते हैं कि 60 ईयर्स की में भी मदर बन जाती है, वो मोस्टली IVF से बनती है बेटा। क्या बनती है, IVF से बनती है। ओके बेटा, ये याद रखना। एक हमारा CBSE में क्वेश्चन आता है, एक हमारा CBSE के अंदर क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, इन्वर्टेड कॉमास से आता है, देयर आर मिलियंस ऑफ द स्पर्म but fertilization occur once in a month. Justify this statement. इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करो कि मेल है वो मिलियंस ऑफ द स्पर्म रिलीज कर रहा है, 250 से लेकर 250 मिलियन से लेकर 450 मिलियंस के अराउंड। आपको बुक में अलग अलग मिल जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैंने कहा ना, फीमेल मेल टू मेल डिपेंड करेगा किस तरह से है वो, तो 200 से लेके किसी में 400 मिलियंस, किसी में 350 मिलियंस भी दिया हुआ है। तो नो डाउट हम एवरेज बात करेंगे मिनिमम 250 मिलियंस और मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे तो 450 मिलियंस ऑफ द स्पर्म रिलीज होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन महीने में एक ही बार होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ओव्यूलेशन अकर वंस इन अ मंथ, एक ही महीने में होता है। एंड ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओनली सिंगल ओवम इज रिलीज्ड, 99% में सिंगल ओवा ही रिलीज होते हैं। कभी कभी जब 2 ओवा भी रिलीज हो सकते हैं, अल्टरनेट चलता है, एक बार लेफ्ट ओवरी ने किया तो एक बार राइट ओवरी करेगी, फिर लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट, हार्मोनल से कंट्रोल होता रहता है। तो इस तरह से कंटिन्यू क्या करता रहता है, ये ओवा रिलीज करती रहती है। काफ़ी बार औरतें जो फीमेल और प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उनको ओवुलेशन की दवाइयाँ दे देता है। इन दैट कंडीशन क्या होता है बेटा, एक की जगह 2 ओवर रिलीज हो जाते हैं, दोनों ओवरी रिलीज हो जाती है। काफ़ी क्या आपने सुने कि 6-6, 7-7 बच्चे एक साथ हो गए। इसका रीज़न यही है कि उन्हें डॉक्टर के अंडर सुपरविजन या काफ़ी ही ज़्यादा हार्मोन एक्साइटेड होने के कारण तो एक साथ काफ़ी ग्राफिन फॉलिकल्स बन जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं बेटा, ओवा ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे। बट इन अ नॉर्मल फीमेल 90% केसेस के अंदर मोस्टली एक ही ओवा रिलीज होगा। तो ओवा रिलीज एक होना, महीने में एक ही बार रिलीज होना, इसलिए फर्टिलाइजेशन महीने में एक ही बार
होगी। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या पढ़ लिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये हमने रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम सारा का सारा पढ़ लिया है, जहाँ हमने प्यूबर्टी पढ़ी, जहाँ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, मेल गैमेट किस तरह से बनेंगे, फीमेल गैमेट किस तरह से बनेंगे, देन हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा कि बनने के बाद में क्लीवेज होना, ब्लास्टोमियर बनना, ब्लास्टोमियर 16 सेल का होता है, उसके बाद कंटिन्यू डिवीजन होकर 16 सेल ब्लास्टोमियर काफी बन जाते हैं, मलबरी जैसे दिखाई देंगे, मोरुला कहेंगे, देन ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टूला कहेंगे, शिफ्टिंग हो जाएगी, फिर गैस्ट्रूला बन जाता है, लेयर बननी शुरू हो जाएगी, प्लेसेंटा बन जाता है, न्यूट्रिटिव बॉडी बन जाती है वहाँ पे, उसके बाद में गैस्टेशन पीरियड शुरू हो जाता है, उसके बाद में जब पूरा हो जाता है तो बच्चे का जन्म होगा, पार्ट्यूरेशन होगा। तो इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने बात की, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। इसके 3 फेज आज हमने बता दिए। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आपका एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बचेगा। ठीक है, ये मैं आपको पोस्ट कर दूंगी। ओके बेटा।